नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हम बताएंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरीके से नोकझोंक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। 7 साल यानी केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 7 साल मुकम्मल हो गए और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह सेवा दिवस के रूप में मना रही है। और दूसरी ओर विपक्ष यानी कांग्रेस का ये कहना है कि इस सरकार के कार्यकाल में ब्लेंडर ही ब्लेंडर हुए। हमने बातचीत की एडवोकेट रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विबोध गुप्ता जो फॉर्मर एमएलसी है और जनरल सेक्रेटरी है, दोनों से बातचीत की। आइए देखते हैं दोनों का क्या कहना है। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाजपा की पहली इनिंग 5 साल की वो तो मुकम्मल होगी और दूसरी इनिंग के भी 2 साल पूरे हो चुके हैं। और अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। 5 अगस्त 2019 को 370-35 से 370 पर संशोधन किया गया, 35 को रिपील किया गया। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है, लेकिन विपक्ष का कुछ और ही कहना है। विपक्ष की जानेंगे क्योंकि इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र शर्मा, एडवोकेट रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। रविंद्र जी, इन 7 सालों को जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते? देखिए, जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए ये 7 साल बहुत बुरे ही नजर आते हैं। जिस तरह की मौजूदा स्थिति है और लोग सड़कों पे जान दे रहे हैं, ये सरकार की कारकर्दगी बताती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी जय किसान, जय जवान और जय संविधान था। ना तो जवान कहीं दिख रहा है और ना ही किसान ने तो अभी 26 मई को, जिस दिन पहले 2014 में प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा ने शपथ उठाई थी, उन्होंने ब्लैक डे को बनाया। पहली बार देश के 62 करोड़ किसान जो है वो सड़कों पे है 1 साल से, और उनको घेराबंदी करके, किलाबंदी करके दिल्ली की राजधानी के बॉर्डर पे बिठाया हुआ सरकार सुन नहीं रही। ये है किसान की हालत कि आज उसको अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती। जवान जो है सरहदों पे मर रहा है। पाकिस्तान ने 5200 बार इस साल में सीज फायर वायलेशन किया और लगातार 2014 से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेंशन, कशीदगी बहुत बड़ी है और बहुत से लोग सरहदों पे मारे गए, जख्मी हुए, जवान शहीद हुए, रार भी होंगे, पार भी हुए। लेकिन यह है कि जिस पाकिस्तान को हम छपने का सीना दिखाने वाले थे, इस ईद पे उनको हमने मिठाई भेजी और उसी दिन, उसके दूसरे दिन आपने देखा कि कहीं आरसपुरा, कहीं सांबा बॉर्डर पे ड्रोन के माध्यम से वो हथियार भेजता है। तो हमें वो छपने का सीना नहीं दिखा। चाइना के साथ रविंद्र जी, ये जो सीज फायर वायलेशन तो आपके कार्यकाल में भी होती रही है। अगर किसानों की बात करें, किसान कानून को लेकर के उन्होंने कहा कि जो राज्य ऑप्ट करना चाहता है करे, जिसने नहीं करना नहीं करे। वो बात ठीक है ना, किसानों को शांत करना, समझाना उनका काम है। सीज फायर वायलेशन होता था, 70 सीज फायर वायलेशन हुए थे 2010 में, 2011 में 110 हुए थे, 2012 में 113 हुए, 2014 से पहले 100 या 125 या 150 सीज फायर पूरे साल में होते थे। अब तो पर दिन 13 और 14 बार सीज फायर जो पाकिस्तान हमारे पे सीने पे छलनी करता था, फायरिंग करता था। और बाद में हमने अभी सीज फायर दोबारा किया और ईद पे उनको दिवाली ईद के तोहफा भेजा। उसी दिन उन्होंने और दूसरे दिन उन्होंने ड्रोन के दिए हथियार फेंके। ये सबूत है कि हम छपने का सीना दिखाने वाले थे। उस पाकिस्तान जिसकी हैसियत नहीं, जिसको 1971 में हमने 2 हिस्से करके सबक सिखा दिया, 3 जंगों में 4 जंगों में सबक सिखाया, उसकी ये हालत है। चाइना के साथ गलवान घाटी में, रविंद्र जी, चाइना में 20 जवान हमारे शहीद हुए और आज भी कल भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान है कि सिर्फ प्यांगोंग टेसो से छोड़ के बाकी सब जगह चाइना अभी डटा हुआ है और टेंशन बनी हुई है, वो पीछे नहीं हट रहा। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का बयान खेदजनक आया था, ना कोई घुसा ना कोई घुस रहा है। इसी तरह से बेसरहदों की हालत। लेकिन रविंद्र जी, बीजेपी के 2 एलिगेशन है आप पे। अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना को लेकर उन्होंने कहा कि खास संबंध थे कांग्रेस पार्टी के चाइना के लिए और चाइना आगे आती रही क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर के उनका ये आरोप है कि तब ढंग से रिटेलिएशन नहीं होती थी। जब से भारत ने रिटेलिएशन करना शुरू किया है तभी से सीज फायर वायलेशन की वारदातें बढ़ी। ये 2 एलिगेशन उनके। विनोद जी, आज सत्ता में वो हैं
विपक्ष हम है, एलिगेशन हमने लगाना है। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बताइए 45 साल के बाद चाइना के साथ इस तरह की ब्लडी बैटल हुई, उन्होंने जो है वो अंदर घुस के आए, ये दुनिया दिखाती है, और चाइना घुस के बैठा है। ये कितने हजार किलोमीटर वर्ग का एरिया है, ये सब पता है। पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, पाकिस्तान ने कहीं कोई हमारी टेरिटरी पे घुसा तो नहीं, पाकिस्तान ने एक या दो बार कहीं हरकत की थी, उसके बाद तो कई जगह शत बिशत हमारे जवानों के शवों को किया गया। कितनी बार उन्होंने सीजफायर वायलेशन की। इसी साल का मिसाल देता हूँ, पिछले इल्ज़ामात की वजह से तो वो आगे सत्ता में, अगर हम कहीं फेल रहे, उन्होंने ये बातें कही कि मनमोहन सिंह सरकार कमज़ोर, कांग्रेस सरकार कमज़ोर, तो मजबूत सरकार आई थी, 56 इंच का सीना वो दिखना चाहिए था ना। 5200 बार, 5000 बार जो पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे पे फायर करे पर साल। कितने हमारे आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे उन्हें जम्मू कश्मीर में निशाना बनाकर आतंकवादी हमले किए 2014 से लेकर के 2020 तक, पठानकोट के एयरबेस तक। हमने ISI को भी जांच का दल बुला लिया। मुझे बताएं ना, ये सरकार जो सबक सिखाने वाली थी, जो घुसपैठ खत्म करने वाली थी, चाइना को रोकने वाली थी, चाइना ने भी 20 जवान शहीद किए। मैं कह रहा हूं कि फॉरेन फ्रंट पे बीजेपी सरकार फेल है, विदेश फ्रंट पे फिर आप विश्व गुरु बनने चले। लेकिन बीजेपी वाले ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में भारत का रुतबा विदेश में बढ़ा है। वो तो ये टाल क्लेम करते हैं। वो तो हमने देख लिया कि आज विश्व में जो आत्मनिर्भर भारत था, हम ठूठा लेके सारे विश्व में घूमे, हमें वैक्सीन दे दो, हमें मदद दे दो, वेंटिलेटर दे दो। वो तो ठीक है, क्योंकि हमने UNO में कहा कि हमने अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन नहीं लगाई। इनके हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने UNO ने कहा कि हमने 70 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दी। हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे थे, और हालत ये हुई कि हमारे लोग सड़कों पे जान दे रहे हैं इस वक्त। और ऑक्सीजन के बिना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ऑक्सीजन की हो, और देश के नागरिक ऑक्सीजन के बिना मरे। क्योंकि आपने बांग्लादेश में ऑक्सीजन भेजी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव था, भूटान और नेपाल को भेजी वैक्सीन, 70 देशों में से लेके 92 देशों तक वैक्सीन दी। अपने घर में अप्रैल तक आपने सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक का कोई पैसा नहीं दिया। आपको पता है विदेशों ने, अमेरिका और बरतानिया और बड़े देशों ने अगस्त में ऑर्डर दे दिए, वैक्सीन के लिए पैसे दे दिए, और मोदी सरकार ने 1 अप्रैल को 3000 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को दिया और 1000 करोड़ बायोटेक को दिया, और जनवरी से उनको ऑर्डर प्लेस किया। कहाँ सोई थी सरकार? आज जो देश के अंदर 3.5 लाख के करीब लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? लेकिन क्या रविंदर जी, ये वक्त है इस वक्त जब पेंडेमिक होता है, मुझे लगता है कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके सबको इस महामारी के लिए काम करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल सकारात्मक। आप इसमें भी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। आप मुझे बताइए कि जब पाकिस्तान पुलवामा पे लोग मारे जाएं और पाकिस्तान की गिनती आप शुरू कर दें, अमित शाह जी जहां आए और सारे 20 जवानों की शहीदों का फोटो लगा करके बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं, उस वक्त मीडिया वाले ये सवाल और बीजेपी वाले क्यों नहीं बताते? और हमने तो किसी डॉक्टर का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन जो लोग मर रहे हैं, जो संकट में हैं, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए ये बात तो हम कर रहे हैं। आज भी हम सर्वधर्म प्रार्थना सभा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लोग जान दे रहे हैं, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार के सहायता के लिए, समर्थन के लिए हम दुआ कर सकते हैं। डॉक्टर सुविधाएं तो सरकार के पास होती हैं, विपक्ष क्या कर सकता है? रविंदर जी, आपने ये जिक्र किया कि भाजपा ने जो है शहीदों पर सियासत की है। आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आपने भी तो सबूत मांगे थे। आपने सबूत एयर स्ट्राइक के भी मांगे थे, सर्जिकल स्ट्राइक के भी। आप भी तो सियासत कर रहे थे, जनाब कोई कुछ किया ही नहीं। जब देश की सरकार चुनाव से एन पहले गलवान वो पाकिस्तान के जब वहाँ के शहीदों के फोटो लगा के, पुलवामा के शहीदों के, और आप सियासी जलसे करोगे तो सियासत किसने शुरू की? सवाल उस पर खड़ा नहीं होता कि अगर यही चूक कांग्रेस के टाइम हुई होती कि यहाँ इतने बड़े जवान, 3000 जवानों का जत्था जाए और एक गाड़ी घुस करके हमारे जवानों को, 40 जवानों को शहीद कर दे, तो कांग्रेस की सरकार होती तो इन्होंने, मेरी लगता है कि गली गली कूचे कूचे इन्होंने सियासत करनी थी। लेकिन रविंदर जी, दुनिया में मजाक बनता है और फिर वही पार्टी 303 सीटें लेके आ जाती है। नहीं, वो अब मैं ये कहूं कि सहानुभूति, जवानों की सहानुभूति, देश के ऊपर हमले की सहानुभूति को लेकर के आपने अगर सीटें ले ली, आज आपके पास सत्ता है,
लोगों को बचाते। आपने नोटबंदी में लोगों को खड़े खड़े गरीबों को मार दिया और करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार हो गए, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा। ये सरकार किसानों की आमदन दुगनी करने की नारे पे आई थी। ये सरकार आई थी कि किसानों को एमएसपी का दूना रेट दिया जाएगा और किसान का वेलफेयर होगा। आज किसान 1 साल पे सड़कों पे है, हड़ताल पे है, भूख हड़ताल पे है, सड़कों पे मर रहा है। आपने जवान की बात की, जवान का आपने देख लिया क्या हालत है चाइना से पाकिस्तान तक। और उसके साथ आज पेंशनर्स, वो तमाम लोग, उनकी आप डीए और पेंशन काट रहे हैं। उधर से महंगाई की चरम सीमा जो है वो अब छू रही है। नोटबंदी से पेट्रोल आसमान छू रहा है, डीजल आसमान छू रहा है, आसमान छू गया डीजल पेट्रोल। अब सवाल ये मैं 2-3 बातें कहूंगा कि ये किसान की बात पे आए थे, भ्रष्टाचार और करने पे आए थे, ये महंगाई को काबू करने आए थे, ये काला धन वापस लाने के लिए आए थे, ये देश से काला धन खत्म कर रहे थे। नोटबंदी से करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। मुझे बताइए वो एक उपलब्धि जो इन्होंने वादा किया, आज काले दिन का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में आप बात जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में 370 से हटा क्या उसको उपलब्धि नहीं मानते हैं, उसको उपलब्धि नहीं मानते हैं। उसकी उपलब्धि ये है कि आज जम्मू कश्मीर वाले लोग जो है वो, मैं समझता हूँ, भीख मांगने के कगार पे पहुंच गए। यहाँ के रेट बजरी, मतलब 370 नहीं हटाया जाना चाहिए था। कांग्रेस का ये फर्म स्टैंड है। सुनिए उसके 370 नहीं हटना चाहिए था। फायदा बताए ना, जम्मू को बहुत बड़ा तोहफा। मेरा सवाल सिंपल सा सवाल है, क्या 370 नहीं हटना चाहिए था? 35 से रिपील नहीं होना चाहिए था? ये सवाल, कांग्रेस का ये स्टैंड है। ये 1.5 साल से ये सवाल के जवाब 100 बार हम दे चुके हैं। मैं उसके फायदे कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा बताए। कश्मीर को छोड़ो, जम्मू को बताए। आज फायदा ये हो रहा है कि कल से बिजली प्राइवेटाइज होगी और ऑर्डर हुआ यूटी में। यूटी के अंदर हॉस्पिटलों की हालत यह है कि जम्मू के हॉस्पिटलों में व्यवस्था कोई नहीं। लोग कहते थे यूटी आ गई, अब तो हमारा काम घर बैठे होगा यूनियन टेरिटरी में। आज यूनियन टेरिटरी चला रही है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन बेड नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, और ये हालत थी जम्मू के अंदर भी। कश्मीर फिर भी बेहतर था। जम्मू की रेत और बजरी। मुझे पता है कि आप हरफन मौला है, ऑलराउंडर है, आप एक सहाफी भी है, एडवोकेट भी हैं, ऊपर से सियासतदान है। मेरा सवाल, आप कितनी बार डक करेंगे, कितनी बार छोड़ेंगे? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस का स्टैंड है कि 370 नहीं हटना चाहिए था, गलत हो गया, तबाही हो गई। देखिए जिस तरीके से देश के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया, मैंने कहा ना, जय जवान जय किसान नारा शास्त्री जी ने लगाया था, जय जवान जय किसान हमारा। लेकिन आज वो जिंदा होते वो कहते जय जवान जय किसान जय संविधान, क्योंकि संविधान जो है उसको बचाना जरूरी है। संविधान की प्रक्रिया से आप अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में होती आई, कांग्रेस के समय भी हुई, क्या नहीं हुई? जब हमने देश के जहाँ पे राष्ट्रपति का ओहदा खत्म किया, उसको गवर्नर बनाया, जहाँ सदर रियासत का खत्म करने के बाद गवर्नर बना के प्रधानमंत्री यहाँ होता था 1964 में। सादक साहब की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब हमने उसको कहा कि ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं, मुख्यमंत्री बनाओ, यहाँ भी मुख्यमंत्री हो गया। बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट जो जम्मू कश्मीर के हित में थी वो 370 के बजरिए ही की गई, और जहाँ पर वो सारे कानून लागू किए गए जो देश के हर कोने में हैं और जो जम्मू कश्मीर के हित में थे। ये भी अगर इसी तरह की प्रक्रिया करते, ऑल पार्टी मीटिंग्स होती, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई, कुछ सहमति बन सकती थी। कुछ चीज़ों पे मैंने कई बार कहा कि वेस्ट पाकिस्तान के नागरिकता के लिए हम हमेशा तैयार थे, और आपने क्यों नहीं की? फिर वो अमेंडमेंट नहीं हुई। सवाल यही उठता है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, इतना इंतजार क्यों करते रहे? मेरी बात को कि हमने कहा कि देखो हम कभी बहुमत नहीं आए, लेकिन आप सहमति बताते ना, आपको मैंडेट था, आपकी पार्टी का था 370 तोड़ना, आपने तोड़ दिया। 35 ये तोड़ना, तोड़ दिया। उसका लाभ चंद लोगों को हुआ, नुकसान सबको हुआ। आज जम्मू का रेत बजरी भी पंजाब जा रहा है और 24,000 का ट्रक मिल रहा है। अब उसमें रंधावा जी ने कहा 300-400 करोड़ का घोटाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आजकल कुछ और कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये है नहीं, आजकल रंधावा जी आपके चहेते हुए, कांग्रेस के चहेते हो गए रंधावा जी। नहीं, चाहते कहाँ हुए, वो तो कहते पार्टी उनकी माँ रहे, अच्छी बात है, माँ की सेवा भी करे, लेकिन बच्चों की सेवा भी करे ना जम्मू कश्मीर की जनता। जो उनको 4,000 का ट्रक, आज 24,000 का रेत बजरी मिल रहा है, गरीब मकान कैसे बनाएगा? शराब वाले बेकार हो गए, उन्होंने लाए, लिकर माफिया टेंडर हुए, लोग जम्मू के खुश हैं, रेत बजरी से खुश हैं, लैंड माफिया से खुश हैं। बाहर के लोग आपका नौकरी ले जाएंगे, ज़मीन ले जाएंगे, यही जम्मू को तोशा है।
और आप पावर स्ट्रक्चर में अब पावर प्राइवेटाइजेशन होगी और आप बताओगे इस टूटी फूटी सरकार में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रोजगार नहीं, इंडस्ट्री नहीं, बेरोजगार सड़कों पे हैं, सरकार की नौकरी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं, आप पावर और बिजली और पानी की वो रेट लगाएंगे जो चंडीगढ़ और पांडिचेरी में होंगे। आपकी असेंबली का कोई अस्तित्व नहीं रहा। आपकी असेंबली कानून पास करेगी और गवर्नर साहब उसको डस्टबिन में रख देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा दिल्ली के एक कैबिनेट मिनिस्टर से कई गुना नीचे है। आपकी हैसियत और मेरी और आपकी हैसियत तो ये रह गई ना कि हमारा जो है वो हमारा जो सरबराह है जम्मू कश्मीर का रविंद्र जी, वो एक MOS से छोटा है। समय का अभाव है, समय का अभाव है। रविंद्र जी, बहुत दुख की बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों, जैसे आपने सुना, कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र रैना का कहना है कि इन्होंने 7 साल नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में बहुत सारे ब्लंडर किए हैं और ये उपलब्धियां मना रहे, अपने 7 साल के अचीवमेंट बता रहे हैं। लेकिन असल में अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वक्त सीधा हमारे से जुड़ चुके हैं फॉर्मर MLC विबोध गुप्ता, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। विबोध जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आबल, जिस तरीके से आप सेवा जिस मना रहे हैं 7 साल मुकम्मल होने को लेकर के, वहीं कांग्रेस जो है आपके साथ ब्लंडर लेकर के प्रचार कर रही है कि बीजेपी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? बड़ा एक, मैं क्या बोलूं, उनको क्या बात बोली है उन्होंने। जम्मू कश्मीर को उन्होंने कांग्रेस ने जिस जगह डाल दिया था 1947 के बाद, एक देश में 2 देश बना दिए थे जी। कांग्रेस ने एक देश के 2 देश बना दिए थे। यहाँ का कानून अलग बना दिया, यहाँ का झंडा अलग बना दिया, यहाँ पर प्रेसिडेंट कहा जाता था और प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। ये सब कांग्रेस की देन थी। अगर कांग्रेस की उस गलती को, उस ब्लंडर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी में सुधार लाया, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। आज 370 हटा, 35 है हटा, इसका कानून जो है पूरे देश का एक हुआ, एक देश पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। ये उनकी गलती को सुधारा हमने, और वो इसको ब्लंडर बोलते हैं। वो कहते हैं ये ब्लंडर हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस को, जिस ढंग से कांग्रेस ने इस देश के अंदर 70 साल कांग्रेस को, देश को एक दिशा विहीन बना के रख दिया। देश के अंदर गरीबी ही गरीबी इन्होंने ला दी। गरीब के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये तो हुर्रियत के साथ मिल गए। ये तो आतंकवादियों विबोध जी, इनका ये कहना है कि सदर रियासत जो पहले जम्मू कश्मीर में होता, वो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हटाया है। जो प्रेसिडेंट होता था उसको भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हटाया। आप मुझे ये बताएं और उनसे ये पूछें, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ जी, ये वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो पूरे बाकी प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स के जो महाराजा थे वो उन्होंने साइन किया। वहां पर इंटर्म गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट बनाया गया, पावर्स दी गई जब तक, तो वो वहां के महाराजाओं को दी गई। और जम्मू कश्मीर के महाराजा को इन्होंने देश निकाला करवा दिया कांग्रेस ने। महाराजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक दुनिया में नक्शे में जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक नाम दिया, वो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने वुमेन्स को राइट दिए। उन्होंने यहां पर गर्मी और सर्दी के लिए 2 सेक्रेटरीट बनाए। उन जैसा सेकुलर महाराजा कोई भी नहीं था, लेकिन वो देशभक्त थे, इसलिए उनको जम्मू कश्मीर से निकाला करवा दिया कांग्रेस ने। जो कहते हैं, ये कहते हैं सदर रियासत की बात करते हैं, तो आया किसके दौर के अंदर? ये सदर रियासत आया किसके दौर के अंदर? शेख अब्दुल्ला जी को पावर किसने दी? महाराजा से पावर किसने छीनी? ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा ना। सवाल ये पैदा होता है। दूसरा एलिगेशन उनका है कि जय जवान जय किसान, किसान तो सड़कों पर है, किसानों की डिमांड्स को माना नहीं जा रहा है, किसान सड़कों पर, अन्नदाता सड़कों पर है, ये आरोप लगा रहे हो।
देखिए, आपने भी इस आंदोलन को देखा, किसान आंदोलन को आप भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि इस आंदोलन को कौन चला रहा है, इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। जिस ढंग से लाल किले के ऊपर चढ़ गए ये लोग, ये किसान लोग तो नहीं चढ़े थे ना, ये वो लोग चढ़े थे जो किसान आंदोलन के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की छवि और भारत की छवि दुनिया में खराब करना चाहते थे। ये वो लोग थे जी। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों का हित जो है वो माननीय मोदी जी ने उनको उनके राइट्स दिए। उनका फसल बीमा अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। किसानों के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया जो आ रहा है वो माननीय मोदी जी के दौर में आया है, इनके दौर में कभी नहीं आया है। इसलिए किसानों के आंदोलन को हम ये मान के चलते हैं कि वो किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग जो भारत की बढ़ती हुई शक्ति और ताकत से घबरा उठे हैं, वो लोग दुनिया के वो देश जो ये समझ रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और 10 साल मिल गए तो भारत दोबारा से विश्व गुरु बन जाएगा, दुनिया भारत के कदमों में झुकेगी। उन लोगों के साजिश में ये मुझे ये बताइए कि जो ट्वीट आए वहां पर जो हमारे जो एक डांसर है उसने ट्वीट कर दिया भारत के किसानों के लिए, उसने क्या लेना देना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक साजिश है और इस साजिश में कांग्रेस पूरे तरीके से शामिल है। मैं सारे जो आरोप कांग्रेस लगा रही इसके बारे में पर जानना पूछ रहा हूँ आपसे। दूसरा आरोप यह है कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए बेवजह वैक्सीनेशन बाहर भेज दी गई और जम्मू कश्मीर या यूं कहिए कि भारत के लोगों को टीकाकरण के लिए अब दिक्कत हो रही है। आप मुझे यह बताएं कि जम्मू कश्मीर में कहाँ दिक्कत हुई? आप एक बड़े रिपोर्टर हैं, हमारे रिप्यूटेड और बड़े रिपोर्टर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से इनसे कि दूर गांव के अंदर भी वैक्सीनेशन के कैंप लगे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर ये ठीक है कि इन्होंने कहा जी हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये मोदी वैक्सीन है। राहुल गांधी जी ने कहा जी हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये मोदी वैक्सीन है। अमर अब्दुल्ला जी ने कहा जी ये वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, ये मोदी वैक्सीन है। अगर कश्मीर में कहीं वैक्सीन थोड़ी कम लगी है वो इसलिए लगी है कि इन लोगों ने गुमराह कर दिया कि वैक्सीन नहीं लगानी है। फिर सरकार ने बड़े बड़े उलमाओं को आगे लाया, सरकार ने बड़े बड़े स्कॉलर्स को आगे लाया, उनकी अपील के अंदर कुछ गुमराह लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू की। कहीं वैक्सीन की कमी नहीं है। वैक्सीन आप ये मानिए आज दुनिया के अंदर बड़ा संदेश है। वो संदेश ये है कि चाइना ने दुनिया को कोरोना दिया और भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी। क्या ये भारत का नाम नहीं बना? क्या भारत का कद ऊंचा नहीं हुआ? क्या भारत दुनिया के अंदर खड़ा नहीं हुआ? ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैक्सीन के नाम पे मुझे बताइए कहां वैक्सीन की कमी हुई? कहीं भी 18 से 45 साल के लिए भी वैक्सीन शुरू हो गई। इसलिए वैक्सीन के नाम पर ये छिछोरी राजनीति कर रहे हैं, ये इनको बंद कर देनी चाहिए। विभोद जी, गलवान का भी वो जिक्र करते हैं, कहते हैं कि चाइना आंख दिखा रहा है। गलवान घाटी का कहते हैं कि चाइना आंख दिखा रहा है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में कभी भी चाइना ने इतनी जबरदस्ती नहीं की या इस तरह से तेवर नहीं दिखाए जो अब मोदी सरकार के कार्यकाल में बार बार 56 इंच के सीने का जिक्र करते हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोग आ गए, थोड़ा अंदर आ गए, तो हम चुप रहे तो वो और आगे ना वो आंख दिखाएंगे। आंख दिखाने की उनको जरूरत क्या है? जब वो हम उनको एक रास्ता दे रहे हैं, वो अंदर आ रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा चाइना को रास्ता दिया आने का और चाइना आगे आता रहा, तो आंख किस लिए उसने दिखानी थी? आज जब भारत के हमारे वीर सिपाहियों ने, सैनिकों ने उनको रोका, हमारे सिपा सलारों ने उनको रोका और उनको वहीं धूल चटवाई, वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही। आज चाइना वापस चला गया। चाइना ने जिस ढंग से वो घेराबंदी कांग्रेस के दौर के अंदर की थी, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त ये चाइना के साथ युद्ध हुआ और चाइना हमारा कुछ इलाका लेके चला गया और पार्लियामेंट के अंदर जब सवाल पूछा गया तो उस समय उन्होंने, नेहरू जी ने सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोला था कि नेहरू जी ने कहा कि वहां कुछ नहीं उगता है तो जाने दो जमीन को। विभोद जी, दूसरी इनिंग की बात करते हैं।
2 साल उसके भी मुकम्मल हो गए हैं। पहली इनिंग को हम गिनेंगे पहले 5 साल और दूसरी इनिंग के 2 साल। दूसरी इनिंग में सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 370 में जो संशोधन हुआ खंड 1 को छोड़ करके और 35 से पूरी तरह से हटा दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? जम्मू कश्मीर के लोग आज भी रेत बजरी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, ये जो 2 साल हैं, पिछले 5 साल की अगर उपलब्धियां गिनेंगे तो वो तो, क्योंकि फिर पूरा दिन लग जाएगा। आयुष्मान भारत हमने लाया, मोदी जी ने लाया, किसानों के अकाउंट में रुपये डलवाए, गरीब माताओं और बहनों को फ्री जो है गैस सिलेंडर मिला, एलईडी के बल्ब मिले, यहाँ पर विडोज पेंशन 200 से 1000 रुपया हुई। ये इतनी बड़ी, इतने काम हुए हैं। इसरो को कौन जानता था? अपने इसरो को दुनिया में कोई नहीं जानता था, नासा का नाम ही चलता था। आज नासा को भी परेशानी होती है तो वो इसरो से पूछता है, या क्या अचीवमेंट नहीं है? पाकिस्तान को हमने उसको औकात दिखा दी, क्या ये अचीवमेंट नहीं है? इन 2 वर्षों की अगर आप बात करते हैं, 1.5 साल तो कोरोना में निकल गया, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है और दुनिया को भी पता है। राइट। 1.5 साल कोरोना में निकल गया और फिर भी आत्मनिर्भर भारत के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर पैकेज आया, इंडस्ट्रियल पैकेज आया, जिसके अंदर यहाँ हमारे बेरोजगार नौजवान जो हैं वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं और उसमें बड़ी एक सब्सिडी का प्रोविज़न है। और वो इंडस्ट्री पैकेज जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर हम ये अगर कहें, जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा जो है आयुष्मान भारत के तहत जो है कवर हो गया कि हर शख्स जो है 5 लाख रुपए तक का जो है मुफ्त बीमा जो है वो करवा सकता है। लेकिन कांग्रेस का ये विपक्ष का ये आरोप है कि आपने 2 हिस्सों को विभाजित कर दिया, स्टेट को, आपने डोमिसाइल क्रिएट कर दिया, आपने उनकी नौकरियां, जम्मू के लोगों की नौकरियां ले ली। ये एलिगेशन है कांग्रेस। मुझे ये बताएं कि कौन बाहर का आदमी इस 1.5 साल में आके यहाँ नौकरी कर गया? ये बता दें ना कि बाहर का एक आदमी भी आकर जम्मू कश्मीर में नौकरी ले गया, ये बता दें। ये तो एक ऐसा एक जहरीला प्रचार कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। वो बात करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल है कि हमने अगर 370 और 35 से हटा तो आज यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा, मैं इनसे ज़रा पूछिए, यहाँ पर हमारे बीटेक और एमटेक हज़ारों लड़के बैठे हैं घर के अंदर, नौकरी नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर 35A था। क्या यहाँ पर वेस्ट पाक रिफ्यूजीज जो है 1947 से यहाँ पर बैठे थे, उनको वोटिंग का राइट नहीं था, वो 5 सरपंच नहीं बन सकते थे, वो स्टेट की नौकरी नहीं कर सकते थे, और 35 से और 370 हटने से उनको राइट मिले? क्या ये गलत है? यहाँ की महिलाओं के राइट जो है वो इनके कारण रुके हुए थे कि हमारी कोई बेटी बाहर शादी हो जाती है तो वो तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से उसको हाथ धोना पड़ता था। क्या उनको राइट मिले तो गलत है? यहाँ वाल्मीकि समाज को वापस उनका राइट मिले तो गलत है? क्या यहाँ पर पीओजे के लोगों को राइट मिले तो वो क्या गलत है? क्या यहाँ पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन मिली, वो गलत है? क्या यहाँ पर गुज्जर और बकरवाल समाज के लोगों को वो जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, वो 370 और 35 से हटने के बाद हमने दिया, उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको दी, क्या ये गलत है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि 370 और 35 के बाद जितने फायदे यहाँ पर हुए, यहाँ पर पंचायती राज एक्ट आया, आज तक इन्होंने यहाँ पर बीडीसी के चुनाव नहीं होने दिए, डीडीसी के चुनाव नहीं होने दिए, पंचों सरपंचों को कभी पावर नहीं मिली। 370 और 35 से हटने से यहाँ पर पंचायतें ताकतवर हुई, बीडीसी बनी, डीडीसी बनी, यहाँ पर पंच बने, वहाँ सरपंच बने। क्या इनको नजर किया कांग्रेस को? एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ, जो बीजेपी गवर्नमेंट्स है वहां पर भी लोकल लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है 371 के तहत, या बाकी जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है। क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू के लोगों के भी राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए? जिस तरीके से रेत बजरी खनन की बात की, फिर मैं दूसरी बात करूंगा, ये जो अब एक्साइज पॉलिसी बनी है इसमें जिक्र ही नहीं है कि मंदिर से कितनी दूर आपको दुकान खोलनी है, और विश्व हिंदू परिषद को इंटरवेन करना पड़ रहा है। उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी है कम से कम 300 मीटर तो दूरी रखें। देखिए, तो ये जो राइट्स है लोकल्स के राइट को, ये जो मामले हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं। और जो सरकार आपकी है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, इधर भी आपकी है। आप बात तो आपने बात किया, आपसे लोग आपसे पूछेंगे। मेरा ये कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मामले एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हल होंगे। हम पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं। अगर कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में गड़बड़ी होती है, हम अपने समाज के साथ खड़े हैं।
हम पहले भी खड़े थे समाज के साथ, आज भी समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस गर्व के साथ आज जम्मू कश्मीर के लोग 370 और 35 से हटने के बाद टेररिज्म खत्म हुआ, पत्थरबाजी खत्म हुई, आतंकवाद खत्म होने के कगार पे आ गया, आज यहाँ शांति का माहौल है, उस सारे के अंदर ये जो बातें हैं जो आपने बोली हैं, हम भी ये बातें जो है हमने दिल्ली तक लेके गए हैं कि ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए। विमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।